एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन है। ठीक है, जैसे कि हम लोग इससे पहले प्लानिंग के बारे में डिटेल से पढ़े थे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजिंग, इसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की तरफ हम लोग चले जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग किसको बोलते हैं? ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, जो कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन है, मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन है, जो कि इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि सबसे पहली बात है ऑर्गेनाइजिंग, एक मैं एग्जांपल के साथ पहले स्टार्ट करूंगा और उसके बाद फिर मैं सारे टॉपिक्स को कवर करवाऊंगा। एग्जांपल के तौर पर मोहन नाम का कोई पर्सन है, हमने यहाँ मोहन लिखा और यहाँ पे लिखा कि मोहन जो है उसकी सिस्टर की जो है वो शादी है। मोहन के सिस्टर के क्या है? मैरिज सेरेमनी का मामला है, यानी कि शादी का मामला है। तो अब यहाँ पे आप बात को समझिए कि इसको शादी करवाने के लिए, मोहन को अपने सिस्टर को शादी करवाने के लिए सबसे पहले इसके पास क्या होना चाहिए? एक बजट होना चाहिए। मोहन ने अपना एक बजट रेडी किया, जिसमें इसने क्या किया कि 10 लाख रुपए रखा और 10 लाख रुपए में मोहन को अपने सिस्टर का शादी करवाना है। तो आप एक बात को समझिए कि अपने सिस्टर की शादी करवाने के लिए उस 10 लाख रुपए में बहुत सारा चीज का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहला बात है कि वो अपनी बहन को कुछ सामान देगा, वो अपनी बहन को कुछ कपड़ा देगा, वो अपने बहन को कुछ जेवर देगा, वो अपने सिस्टर के लिए कुछ और भी चीजें इकट्ठा करेगा। उसके अलावा अगर लोगों को बुलाना है तो उसके लिए एक हॉल बुक करेगा, पार्टी देगा, उसमें खाने पीने का इंतजामात का मामला है, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर में आएंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए मोहन क्या किया कि अपने काम को जो है ना वो डिवाइड किया। यानी कि मोहन का गोल क्या है? उसकी सिस्टर का शादी करवाना, उसके सिस्टर का कंप्लीट मैरिज करवाना। बट सवाल ये आता है कि मोहन सबसे पहले क्या किया कि इस 10 लाख रुपए में ये डिवाइड कर दिया अलग अलग काम में। सबसे पहले क्या किया कि अपने अंकल को दे दिया कि आप जाइए हॉल बुक कर लीजिए, 2 लाख रुपए दे दिया, खाने पीने का इंतजाम। अपनी सिस्टर को, दूसरी सिस्टर को दे देता है और बोलता है कि जाओ तुम सारा कुछ जो है वो शॉपिंग कर लो। ठीक है, शॉपिंग का मामला उसको दे दिया। उसके अलावा हॉल का मामला जो दे दिया वो अपने पापा को दे दिया। उसी तरह से इसने और कोई काम को अलग अलग लोगों को दे दिया। तो सारे लोगों का मोटिव क्या है कि ये जो बहन की शादी है उसमें खर्च करना और उसको कंप्लीट करवाना। तो ये सारे लोगों ने अपना अपना काम किया, काम करने के बाद बहन की शादी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोहन ने प्रॉपर तरीके से अपने अमाउंट को अपनी बहन की शादी करवाने में खर्च किया, और ये पूरा ऑर्गेनाइज किया कौन? मोहन के जरिए क्या किया, और अकॉर्डिंग टू एबिलिटी उसने क्या किया कि काम को बांट दिया। तो बात समझ में आया? ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या होता है? जब बहुत सारे लोग मिल करके एक मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, उसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वही होता है ऑर्गेनाइजर। और ऑर्गेनाइजर कौन था इसमें? मोहन, और जो कि पूरा सारे चीज को ऑर्गेनाइज किया। और मोटिव क्या था? कि सिस्टर की शादी। तो कुल मिला के कंक्लूजन यही आया कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग मिलकर के एक मोटिव, एक गोल, एक डेस्टिनेशन के लिए काम करते हैं, उसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे हम लोग, मीनिंग, फीचर, सिग्निफिकेंस, प्रोसेस, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि कई लोगों मिल करके एक मकसद के लिए काम करते हैं। ये बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज in a structured way to achieve the goal of an organization effectively and efficiently. ठीक है, after planning what is to be done? प्लानिंग के बाद क्या करना है? Organizing ensure that all tasks are divided properly, responsibilities are assigned and resources, human, फाइनेंशियल मटेरियल्स आर एलोकेटेड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। यानी कि सबसे पहले जो सबसे पहला फंक्शन आता है प्लानिंग, प्लानिंग के बाद का जो काम करना है व्हाट इज टू बी डन, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। जो भी रिसोर्सेस है आपके पास, जो भी साधन है आपके पास, जो भी लोग है आपके पास, वो सारे लोगों को काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, और साथ ही साथ अपने साधन का प्रॉपर इस्तेमाल करना, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये काम किसका है? ऑर्गेनाइजिंग का है। इन सिंपल वर्ड, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर मेन, मनी, मटेरियल एंड मशीन एंड एस्टेब्लिशिंग a proper relationship among them to achieve organizational objective। यानी कि इन सारे चीजों का मकसद सबसे पहले तो लोगों को एक साथ जोड़ना,
मनी, मटेरियल और मशीन, ये सारे लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाना जिनका मकसद हो कि एक टारगेट, एक गोल को पूरा करना, इसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। सिंपल वर्ड में हम क्या समझेंगे बाबू, कि इन सिंपल वर्ड ऑर्गेनाइजिंग मीन ब्रिंगिंग टुगेदर मेन को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, मनी, मटेरियल और मशीन को एक साथ एस्टेब्लिशिंग करना, और इसके साथ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना जो कि ऑर्गेनाइजेशनल का जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको पूरा करने में सारे लोग एक साथ काम करें, उसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर स्टूडेंट? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये हुआ। ऑर्गेनाइजिंग के कुछ फीचर्स है जो हम लोगों को समझना है, जैसे कि सबसे पहला बात आता है डिवीजन ऑफ वर्क। पढ़े होंगे आप कई जगहों पे डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा है कोऑर्डिनेशन, तीसरा है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, चौथा है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, और पांचवा है कंटिन्यूअस प्रोसेस। पहले नंबर पे जो फीचर है ऑर्गेनाइजिंग का वो डिवीजन ऑफ वर्क है। डिवीजन ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी काम को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आप सीए रखे हुए, तो सीए को आप कौन सा काम देंगे? फाइनेंस देखने का काम देंगे, पैसे का लेन देन का मामला कहाँ पे कम बेस हो रहा है, ऑडिटिंग का काम देंगे, ठीक है। उसी तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंजीनियर है तो उसको इंजीनियरिंग का काम देंगे। उसी तरह से आप अगर कोई स्कूल चला रहे हैं तो स्कूल में मैथ्स के टीचर है तो उसको मैथ्स पढ़ाने के लिए देंगे, फिजिक्स के टीचर तो फिजिक्स पढ़ाने के लिए देंगे, कॉमर्स के टीचर तो कॉमर्स पढ़ाने के लिए देंगे। यही होता है डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? क्योंकि अगर सारे लोगों का कॉम्बिनेशन अगर प्रॉपर नहीं बनेगा तो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। यानी कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सारे लोगों का मोटिव, सारे लोगों का मकसद और सारे के बीच में कोऑर्डिनेशन एक प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को आसानी से अचीव किया जा सके। तो दूसरा फीचर ये, ठीक है। थर्ड नंबर ये बात आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है जो गोल ओरिएंटेड है, यानी कि टारगेटेड को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग का इस्तेमाल किया। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का दूसरा पार्ट जो ऑर्गेनाइजिंग है वो गोल ओरिएंटेड, यानी कि जो भी कंपनी, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गोल बनाया गया उसको पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो तीसरा फीचर ये है। चौथे नंबर पे बात आता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, यानी कि जिसको पावर दिया गया हो और जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो या दिया जाता है, उसको अपना काम को प्रॉपर तरीके से करना है। ऑर्गेनाइजिंग में यही होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाना। और फिफ्थ नंबर पे बात आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक बार ऐसा नहीं किए खत्म हो गया, उसको आपको लगातार करते रहना है, ठीक है। तो आइए हम लोग डिटेल से इसको पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। नंबर 1 बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व डिवीजन द टोटल वर्क इनटू स्मॉलर टास्क, यानी कि जो भी काम होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। ईच टास्क इज असाइन्ड टू इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज। बिफोर फ्यू मिनट्स आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट कि जो भी आदमी जिस योग्य के काबिल है, जो काबिलियत रखता है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम को बांटना। ऐसा ना हो कि आप जिसको चाहे वो काम दे। प्लम्बर को इलेक्ट्रिशियन को प्लम्बर का तो पगलागिरी कर देगा, वो जानेगा कुछ इलेक्ट्रिशियन का काम करने में वो छेद कर देगा। तो वही बात है कि स्किल्स के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको काम को बांटना है। तो आप ये बात को ध्यान रखें बच्चे, ठीक है। दूसरी चीज का एग्जांपल, इन अ कंपनी मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल वर्क इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट है और फाइनेंशियल वर्क का अलग डिपार्टमेंट है। यानी कि इसमें भी लोग अपनी अपनी महारत हासिल रखते हैं, अपनी अपनी स्किल्स रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम को बांट देना है। आसान भाषा में यही है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आइए दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इज क्रिएटिंग अ क्लियर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोले, क्लियर रिलेशन बिटवीन different department and individual. This ensure that all efforts are coordinated toward achieving organization goal। देखिए सारे लोगों का जो रिलेशन जो है ना, एकदम जो है क्लियर होना चाहिए और काम भी क्लियर होना चाहिए और साथ साथ कोऑर्डिनेशन तो बना ही होना चाहिए, जिससे कि इन सारे लोगों का एफर्ट से जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को आसानी से अचीव किया जा सके, ठीक है। थर्ड नंबर पे बात आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग is to achieve the objective of the organization। एकदम आसान भाषा में ऑर्गेनाइजिंग का मकसद ही यही होता है कि जो गोल है, जो टारगेट है, उसको पूरा किया जा सके। इट
ensure that activities and resources are aligned toward common goal, यानी कि सारे लोगों का, सारे चीजों का मकसद जो है वो की होता है कि कॉमन गोल होगा और उस टारगेट को पूरा करना है, ठीक है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजिंग एस्टैब्लिशेस अ क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, हु हैज द पावर, जिसके पास पावर होता है उसके पास क्लियर स्ट्रक्चर ऑथोरिटी होता है, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी हु हैज टू द वर्क, यानी कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस है। ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर मिल जाना कि हम इस चीज पे डिसीजन दे सकते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी मिल जाना कि हमको ये काम करना है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट चीज होता है। तीसरी उसका आगे दिस अवॉइड कंफ्यूजन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है, यानी कि एक आदमी जो है अपना डिसीजन या फिर कोई जिसके पास पावर है वो इन्फॉर्मेशन देने वाला है, और एक आदमी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको इन्फॉर्मेशन देकर काम करवाया जाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैनेजर और वर्कर्स, ठीक है। तो इससे क्या है, क्लियर रहे, तो एक आदमी इंस्ट्रक्शन देने वाला, एक आदमी इसको करने वाला, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। बिफोर फ्यू मिनट्स में ये बात बता ही रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, इसमें आपको लगातार काम करना है। एज द बिजनेस grows or change, organizing needs to be adjust continuously according to new plan and conditions। अगर कुछ नई चीजें आती है, कुछ नया चीज चेंजेस हो जाता है या कुछ नई चीज इनोवेट हो जाती है, तो हमको ऑर्गेनाइजिंग को भी चेंज करना पड़ेगा, दूसरे तरीके से फिर हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिए तो हमको प्रॉपर उसी को चलाते रहना, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये बात बच्चे आप ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स डिवाइडिंग वर्क। In short, organizing means dividing work, assign responsibilities, and establishing authorities so that all effort move in one direction, achieving goal। यानी कि अगर सभी चीज प्रॉपर तरीके से काम होगा, काम डिवाइड हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर सभी को दे दिया जाएगा, अथॉरिटी प्रॉपर दे दिया जाएगा, तो उससे क्या होता है ना, सारे लोग मिल करके एक जो टारगेट होता है उसके लिए काम करेंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमने आपको बताया फीचर, तो ये फीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, जो कि अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं कि सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंस भी पूछे या एडवांटेज पूछे या सिग्निफिकेंस पूछे, अप्रोक्सीमेटली सेम बात होता है, तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला बात है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस, एडेप्शन टू चेंज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। आइए नंबर 1 स्टार्ट कर सकते हैं, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। पहला नंबर, पहला जो है इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट। प्रॉपर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर है आपका, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ऑन द हेड, यानी कि आप बहुत ऊंचे मकाम तक का आसानी से लेके जा सकते हैं। लेकिन आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज ही नहीं कर रहे हैं, प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए सबसे पहले बात करें, ऑर्गेनाइजिंग डिवाइड्स वर्क इनटू स्मॉलर टास्क एंड असाइन देम टू पीपल अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज, यानी कि लोगों को उसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम को बांट देना, इसी को बुलाता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। पहला इंपॉर्टेंस ये है, दिस इंप्रूव एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। एग्जांपल, इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वन टीम वर्क ऑन इंजन, एक टीम जो है किस पे काम कर रही है, इंजन पे काम कर रही है, अनदर ऑन बॉडी डिजाइन, ठीक है, एंड अनदर ऑन पेंटिंग। ईच टीम्स बिकम स्किल्ड इन देयर स्पेसिफिक वर्क, यानी कि सारी टीम जो है किसी न किसी चीज पे। तो आप यहाँ पे पॉइंट पे एकदम ध्यान दीजिए जिससे आपको प्रॉपर बात समझ में आ जाए। देखिए ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक कार कंपनी का क्या मामला था आया कि एक टीम जो है काम कर रही इंजन पे, एक टीम काम कर रही किस पे, बॉडी डिजाइन पे, और एक टीम काम कर रही पेंटिंग पे। सारे डिपार्टमेंट के लोग जो है ना अलग अलग अपने अपने डिपार्टमेंट में स्किल्ड है, ठीक है, इसीलिए काम को इस तरह से डिवाइड कर दिया गया। तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा जो है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, ठीक है। देखिए इन डिफाइंस रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स इज who is responsible to whom, this avoid confusion and overlapping of duties। example in a school, example पर समझ लीजिए आप, clarity of working relationship, यानी कि जिसको काम दिया कि उसके ही सवाल जवाब पूछा जाएगा। in a school the subject teacher report to the head office, head of department, who then report to the principal, यानी कि जो सब्जेक्ट टीचर होगी वही अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जाकर के इंफॉर्मेशन देगी, पहला बात। तो वो क्या करेगा, प्रिंसिपल को दे देगा, ठीक है। हु
देन रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल, दिस क्लियरिटी इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग, जिससे कि आसानी से काम हो जाए। क्लियरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, यानी कि अपने अपने काम को, ठीक है, सिस्टम से बांटना। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अगर सबसे नीचे पोस्ट में, तो हम अपने ऊपर वाले को बोले, वो अपने जाकर के ऊपर को बोल दिया कि ये काम हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर दैट ऑल रिसोर्सेज, ह्यूमन, फाइनेंशियल, मटेरियल, ठीक है, आर यूज्ड प्रॉपरली विदाउट डुप्लीकेशन और वेस्टेज। एग्जांपल के तौर पर इन हॉस्पिटल डॉक्टर फोकस ऑन ट्रीटिंग पेशेंट्स, यानी कि एक हॉस्पिटल अगर चल रहा है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो डॉक्टर का क्या काम है कि अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट करना। उसमें अगर कोई अकाउंटेंट है तो उसका क्या काम है, पैसे का लेन देन को देखना। अगर उसमें कोई मेडिकल स्टोर है तो मेडिकल में बैठने वाला है क्या काम है, मेडिकल मेडिसिन को लेन देन करना, ठीक है। उसी तरह से उसमें अगर कोई स्वीपर है तो उसका क्या काम है, साफ सफाई करना। तो सब कोई अपना अपना काम में जो है व्यस्त होना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस यही कहलाता है। अकाउंटेंट्स हैंडल बिलिंग, नर्स टेक केयर ऑफ पेशेंट सपोर्ट, ईच रिसोर्सेस इज फुली यूटिलाइज्ड, यानी कि सारे लोगों का अपना अपना काम जो दिया गया, उस सारे लोगों का इस्तेमाल अपने अपने हिसाब से किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि सब लोग अपने यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एडेप्शन टू चेंज, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प द बिजनेसेस टू अडेप्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, customers need by the restricting task and responsibility. Example, a retail company that early sold in shops after proper reorganization create an ऑनलाइन सेल्स टीम अडेप्ट टू ई कॉमर्स डिमांड। यानी कि देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि टाइम टू टाइम चेंज भी होना। अडेप्ट टू चेंज का मतलब यही हो जाता है, पहले जो है मान लीजिए कि कोई शॉपकीपर था, जो किसी भी चीज को, आइटम को हम शॉप से ही एग्जांपल नहीं लेते, और भी बहुत सारी चीजें, मोबाइल फोन, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि टीचर्स पहले क्या करते थे कि ऑफलाइन पढ़ाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, तो उनको जैसे जमाना आया, कोविड आया, कोविड आने के बाद उसमें चेंजेस ला दिया। अडेप्ट टू चेंज का क्या मतलब हो गया कि अकॉर्डिंग टू टाइम जो उसको चेंज करना। अब वो किससे पढ़ा रहे हैं, तो अब ऑनलाइन आ गए हैं, ऑनलाइन सिस्टम से पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है कि कैसे अडेप्ट टू चेंज आता है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, a proper organization structure help manager to direct, supervise and control work more effectively। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन अगर होगा स्ट्रक्चर, तो मैनेजर जो है उसको प्रॉपर जो डायरेक्शन देगा सुपरवाइजर को, और बहुत ज्यादा इफेक्टिव। एग्जांपल, इन अ बैंक द बैंक मैनेजर कैन इजिली सुपरवाइज क्लर्क, कैशियर, लोन ऑफिसर, यानी कि उसके अंडर में जितने भी लोग हैं उसको आसानी से जो है वो हैंडलिंग कर सकता है, आसानी से जो है वो देख रेख कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, ठीक है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बता सकता है। तो यही बताया गया कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ये भी ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ऑर्गेनाइजिंग गिव्स एम्प्लॉय स्पेसिफिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस हेल्प देम लर्न, गेन एक्सपीरियंस एंड प्रिपेयर फॉर हायर पोजीशन। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, अगर ऑर्गेनाइजेशन में हर आदमी को जो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अपना अपना काम दिया जाता है, उससे उसका दो फायदा होता है। पहला तो उसके अंदर में वो काम करने की स्किल्स और बढ़ती चली जाती है, जिससे कि उसका प्रमोशन होगा और उसका पोस्ट भी बढ़ेगा। तो ये डेवलपमेंट पर्सनल के अंदर में बात आता है। अ सेल्स एग्जीक्यूटिव हैंडलिंग वन एरिया may later be promoted to sales manager after gaining experience in टीम हैंडलिंग। तो एग्जांपल दिया गया है कि एक सेल्स करने वाला आदमी जो है वो सेल तो कर रहा है किसी एरिया में, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो अपनी क्वालिटी के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कई डिपार्टमेंट को वो एक साथ फिर देखेगा और वो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड बन जाएगा। तो ये मतलब एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेक इट easier for the company to expand business activities smoothly. Example, a company like Reliance can expand into telecom, retail and energy because of a strong organization structure dividing each sector into separate divisions। यानी कि देखिए, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, आप सही प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 हिस्सों में अपने आप को एक्सपांड कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर स्पेशलाइजेशन, क्लियरिटी, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय ग्रोथ एंड बिजनेस एक्सपेंशन। ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंस होता है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। तो एक्सपेंशन में आप बात समझ में आ गया कि आप जितने अच्छे तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज करेंगे सारे चीजों को, तो आपको ग्रोथ और एक्सपेंशन होने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस
और स्टेप, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस और स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। स्टेप इन प्रोसेस, स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का कौन सा स्टेप है, क्या स्टेप है? तो स्टेप आपको ना प्रॉपर याद रखना पड़ेगा। पहला देखिए आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि आइडेंटिफाई करना और काम को बांटना। दूसरा क्या, डिपार्टमेंटाइजेशन, ठीक है। तीसरा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और चौथा एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग एंड रिलेशनशिप। ये चार अलग स्टेप है, वन बाय वन, वन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये सिस्टम को आपको पहले समझना पड़ेगा कि स्टेप क्या है ऑर्गेनाइजिंग का। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप में। पहला नंबर पे है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। बात से ही समझ में आ रहा है कि आइडेंटिफाई कीजिए और काम को बांटिए, ठीक है। क्वालिटी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कीजिए और काम को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो पहला स्टेप क्या कहता है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग is to divide the total work into small specific tasks. This ensures that no task is left out and there is no duplicate of effort. Work is assigned according to the nature of the activity so that it become manageable. यानी कि सिंपल सा बात बोला गया, पहले आप काम को क्या कीजिए कि छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए और वो सारे काम को अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दीजिए, जिससे कि कोई भी काम जो है वो ना छूटे और ना होने का चांसेस भी ना हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप इस चीज को ध्यान में रखें। एग्जांपल, इन अ क्लोथिंग कंपनी वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिजाइनिंग, स्टिचिंग, क्वालिटी चेकिंग एंड पैकेजिंग। यहाँ एग्जांपल क्या दिया कि एक क्लोथिंग कंपनी है, कपड़े की कंपनी है, तो इसमें चार अलग अलग हिस्सों में इसने क्या क्या काम को बांट दिया। पहला हिस्सा क्या इसने बताया कि डिजाइन पे फोकस कीजिए। दूसरा क्या बताया, स्टिचिंग पे ध्यान दीजिए। तीसरा क्या बताया आपने, क्वालिटी पे चेकिंग, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। और चौथा क्या बताया, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग पे फोकस डालिए। तो ये छोटे छोटे हिस्सों पे काम को बांट देने से क्या होगा ना, काम को बहुत अच्छी तरीके से किया जाएगा। तो पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क होता है। दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन, आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क, काम को बांटने के बाद सिमिलर टास्क आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म डिपार्टमेंट, यानी कि उसी टास्क के लिए क्या किया जाए, ग्रुप बनाया जाए अलग अलग डिपार्टमेंट का। दिस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एज ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क। हर डिपार्टमेंट में क्या किया जाए कि वो अपने काम पे फोकस करे। डिपार्टमेंटलाइजेशन इंप्रूव इफिशियंसी एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में वो सारे लोग इफेक्टिवली एफिशिएंसी काम करें और एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखें। इन अ कंपनी एक्टिविटीज लाइक सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इनटू सेपरेट डिपार्टमेंट, यानी कि सेल्स का अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए, फाइनेंस का भी आप अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए, एचआर ह्यूमन रिसोर्स का भी अलग और प्रोडक्शन के भी अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए। डिपार्टमेंटाइजेशन बना देने से, डिपार्टमेंट बनाने से ये काम है कि उस डिपार्टमेंट को, लोगों को अपना काम को अपने हिसाब से करना पड़ेगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंटाइजेशन का दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप क्या करना है बाबू, आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और डिवीजन ऑफ वर्क करना, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में काम को बांट करके। उसके बाद क्या करना, उसी को डिपार्टमेंटाइजेशन में कन्वर्ट कर देना। थर्ड नंबर में बात आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वंस डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड, पहले तो डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया, स्पेसिफिक जॉब आर असाइन टू द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। अब डिपार्टमेंट के अंदर भी क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू स्किल्स काम को बांटना है। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से जो है काम को बांटना है। जैसे जिसकी जो भी स्किल्स है, जिसका जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी एक्सपीरियंस, उसके अकॉर्डिंग उस डिपार्टमेंट में काम को बांट देना। प्रॉपर असाइनमेंट इंश्योर दैट द राइट पर्सन इज डूइंग द राइट जॉब। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट पर्सन राइट जॉब। प्रॉपर काम प्रॉपर वही आदमी को दिया जाए, मतलब ऐसा काम वही आदमी को दिया जो उस काम से रिलेटेड वो स्किल्स रखता हो, उसकी एबिलिटी हो, उसकी क्वालिटी हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जांपल, एन इंजीनियर असाइन टू हैंडल प्रोडक्शन प्रोसेस, एक इंजीनियर को प्रोडक्शन प्रोसेस पर ध्यान दे दिया गया जिम्मेदारी है। व्हाइल द चार्टर्ड अकाउंटेंट लुक आफ्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट देंगे। अगर हम ऐसा काम करते हैं बाबू, चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे देते हैं इंजीनियरिंग का काम, दे देते हैं प्रोडक्शन का काम दे देते हैं, और इंजीनियर को दे देते हैं फाइनेंस देखने का काम, तो ये तो पगलागिरी हो जाएगा ना। उससे क्या होगा कि काम प्रॉपर तरीके से होगा भी नहीं, और दूसरी बात क्या है ना कि काम उल्टा फुल्टा पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए जो जो काम के लिए स्किल्स रखता है उसके हिसाब से दे दीजिए। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, आइए द लास्ट स्टेप इज टू बी क्रिएट अ क्लियर चेन ऑफ कमांड।
विच डिफाइन हु रिपोर्ट टू हुम, यानी कि सारे लोगों ने अपना अपना काम किया। अब तो भाई जाहिर सी बात है क्या रिपोर्ट देना है आपको काम का अपना। दिस अवॉइड कंफ्यूजन, एंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड मेंटेन डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट आल्सो हेल्प इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन and control of activity. Example, in a school, teacher report to the head of department, the head of department report to the principal, and the principal report to the school's management. यानी कि चेन ऑफ कमांड का मतलब यही होता है। आप एक लाइन ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ऊपर से नीचे आइए, इसने इसको इंफॉर्मेशन दिया, काम ये वो, इसने इसको इन्फॉर्मेशन दिया और इसने इसको इन्फॉर्मेशन दिया। हम यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बना दिए हैं, आप लोग सीधा देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। देखिए बात समझिए, ये वर्कर है, इसने अपने सुपरवाइजर को दिया इन्फॉर्मेशन, सुपरवाइजर ने मैनेजर को, मैनेजर ने मैनेजमेंट को, कंपनी के ओनर को सारा चीज बता दी। तो इस तरीके से होता है। तो एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशन में यही होता है, चेन ऑफ कमांड, जिसमें नीचे वाला ऊपर को, ऊपर वाला उसको दे देता है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, लेकिन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए, अच्छे तरीके से देखिए सारे वीडियोस को और लाइन बाय लाइन देखिए। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को बेसिक टू एडवांस कंप्लीट क्लियर कर सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।